आज से शुरू होगी यूपी बीजेपी अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया। आज यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होगा और समय दोपहर का बताया जा रहा है जब प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि इस नामांकन में पीयूष गोयल, विनोद तावड़े मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में यह नामांकन होगा। कल यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष के पद के नाम के लिए ऐलान हो जाएगा और अब तक रेस में पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। कयास कई तरह के लगाए जा रहे हैं, हालांकि बस एक दिन का समय और एक दिन का इंतजार और कल कौन होगा यूपी बीजेपी का मुखिया, ये नाम सामने आ जाएगा। पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे रेस में चल रहा है और आज चुनाव की जो प्रक्रिया है वो होगी। आज यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होगा और नामांकन में पीयूष गोयल, विनोद तावड़े मौजूद रहेंगे। आने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ये जो अध्यक्ष पद का चुनाव है बेहद जरूरी माना जा रहा है। कौन इसकी कमान संभालने वाला है, कौन जिम्मेदारी संभालने वाला है, पार्टी किस पर भरोसा जताती है और साथ ही साथ किसको यहां पर चुना जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल। चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल मौजूद रहेंगे नामांकन के दौरान। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष पद का आज चुनाव होना है। महेंद्र नाथ पांडे पूर्व केंद्रीय मंत्री, प्रदेश चुनाव अधिकारी की जिम्मेदारी उनको दी गई है। तो विनोद तावड़े, पीयूष गोयल मौजूद रहने वाले हैं। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े जो कि पर्यवेक्षक हैं वो भी आज नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे और बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान कल हो जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। यूपी बीजेपी का कमांडर कौन होगा, आज नामांकन होगा और कल नाम सामने आ जाएगा। हालांकि इसको लेकर कई तरह के जो कयास हैं चल रहे हैं और ऐसे में तमाम जो बैठकों का दौर भी वो भी जारी रहा, मंथन होता रहा। दोपहर में नामांकन होगा और कल दोपहर में नाम का ऐलान हो जाएगा। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण यूपी बीजेपी के लिए। आज दोपहर में नामांकन होगा, चुनाव की जो प्रक्रिया है वो होगी और कल दोपहर में नाम का ऐलान हो जाएगा। पंकज चौधरी का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक महाराजगंज से बीजेपी सांसद पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। पंकज चौधरी रेस में सबसे आगे चल रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व की पसंद भी बने हुए हैं। यूपी के नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर शनिवार को लखनऊ में नामांकन होना है। इस चुनाव में 5 लोकसभा सांसद वोट डाल सकेंगे जबकि 8 विधान परिषद सदस्य भी वोट करेंगे। इसके अलावा 26 विधानसभा सदस्य और 425 जिलाध्यक्ष, प्रदेश प्रांतीय परिषद सदस्य वोट डालने के पात्र होंगे। पंकज चौधरी का नाम कितना आगे चल रहा है इसका अंदाजा आप संसद से आए एक बयान को सुनकर लगा सकते हैं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा में कार्यवाही के दौरान एडवांस में ही पंकज चौधरी को बधाई दे डाली। जो पंकज चौधरी जी आपके एमओएस यहाँ पे उपस्थित हैं, उन द्वारा राज्यसभा में एक उत्तर दिया गया है, उनको बधाई भी देते हैं। उनका अच्छा आपकी पार्टी में पदोन्नति होने जा रही है। देखिए, थोड़ी देर में दिल्ली से लखनऊ रवाना होंगे पंकज चौधरी और सुबह 10:45 पर दिल्ली से लखनऊ रवाना हो जाएंगे पंकज चौधरी, जिनका नाम सबसे आगे रेस में चल रहा है। ऐसे में पंकज के साथ साथ रमापति त्रिपाठी भी मौजूद रहेंगे। पंकज चौधरी के साथ साथ विनोद तावड़े भी जा सकते हैं लखनऊ आज का दिन, क्योंकि चुनाव का दिन है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए आज चुनाव होना है। नामांकन दोपहर में होगा आज और ऐसे में पीयूष गोयल, विनोद तावड़े भी नामांकन की प्रक्रिया में मौजूद रहने वाले हैं और कुछ ही देर में जानकारी मिल रही है कि लखनऊ रवाना हो जाएंगे पंकज चौधरी और पंकज चौधरी के साथ साथ रमापति राम त्रिपाठी भी मौजूद रहेंगे। साथ ही विनोद तावड़े भी आज ही लखनऊ पहुंच सकते हैं, कुछ ही देर में रवाना हो सकते हैं। ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। थोड़ी देर में दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे पंकज चौधरी, जिनका यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नाम सबसे आगे चल रहा है। 10:45 पर दिल्ली से लखनऊ रवाना हो जाएंगे पंकज चौधरी और उनके साथ साथ रमापति राम त्रिपाठी भी मौजूद रहेंगे। पंकज चौधरी के साथ विनोद तावड़े भी लखनऊ जा सकते हैं। विनोद तावड़े जो कि पर्यवेक्षक है, लगातार देखिए बैठकों का दौर चल रहा था, मंथन हो रहा है। बस एक दिन का इंतजार और कल दोपहर में यूपी बीजेपी अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा। बड़ा अपडेट यह है कि कुछ ही देर में पंकज चौधरी दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। उनके साथ रमापति राम त्रिपाठी भी मौजूद रहेंगे।
और एक बड़ी खबर आपको बता दें, 3 दिन के भारत दौरे पर दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी मेसी पहुंचे हुए हैं। कोलकाता एयरपोर्ट पर मेसी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया और आज ममता, शाहरुख और गांगुली से मुलाकात करेंगे। कोलकाता में भारतीय खिलाड़ी के साथ फ्रेंडली मैच भी खेलेंगे मेसी। कल मुंबई में तेंदुलकर, 15 दिसंबर को पीएम मोदी से भी उनकी मुलाकात का कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो फुटबॉलर मेसी भारत के दौरे पर हैं और ऐसे में 3 दिन के भारत दौरे के दौरान उनके कई कार्यक्रम शेड्यूल्ड हैं। कोलकाता एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचे तो किस प्रकार से फैंस की भीड़ यहां पर लग गई, उनको बस देखने के लिए, एक झलक उनकी पाने के लिए बड़ी संख्या में होटल के बाहर भी और एयरपोर्ट के बाहर भी फैंस उनका इंतजार कर रहे थे। एक झलक पाने के लिए वो लगातार यहां पर मौजूद थे। आज का जो कार्यक्रम है मेसी का, वो हम आपको बता दें, आज ममता बनर्जी, शाहरुख खान और सौरव गांगुली के साथ मुलाकात करेंगे मेसी और कोलकाता में भारतीय खिलाड़ी के साथ फ्रेंडली मैच भी मेसी खेलते हुए नजर आएंगे। उनका अगर हम भारत में बात करें तो भारत में एक बड़ा फैन बेस है लियोनेल मेसी का। 14 साल बाद दिग्गज फुटबॉलर मेसी भारत आ गए हैं और ऐसे में उनका ये जो भारत दौरा है बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गोट इंडिया टूर के तहत 3 दिन में 4 शहरों का वो दौरा करेंगे और एक तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो कल की तस्वीर है जब वो देर रात पहुंचे और बड़ी संख्या में फैंस उनको देखने के लिए पहुंचे थे। मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद का दौरा भी करेंगे। कोलकाता में शाहरुख खान, सीएम ममता से भी मुलाकात लियोनेल मेसी की होने वाली है। फैंस में जबरदस्त खुशी है। जैसे ही उनको ये जानकारी मिली, अपने हाथों में पोस्टर्स लेकर मेसी को एक झलक उनकी पाने के लिए फैंस मौजूद रहे। मुंबई दौरे पर पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से भी मुलाकात करेंगे और 15 दिसंबर को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करने का लियोनेल मेसी का प्रोग्राम है। तो 14 साल बाद मेसी भारत आए हैं और जब वो भारत पहुंचे, कोलकाता में उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में फैंस की मौजूदगी थी। गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया और मेसी के स्वागत में किस प्रकार की सजावट यहां पर की गई है उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि प्रतिमा का अनावरण करेंगे। उनका ये स्टैच्यू बनाया गया है जो कि बेहद खूबसूरत ये स्टैच्यू, जिसका अनावरण करने के लिए मेसी पहुंच रहे हैं। मुंबई में भारत के सुनील छेत्री से एक फ्रेंडली मैच भी उनका भारत में होने जा रहा है। जाने से पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। तो भारत में दौरे के दौरान क्या कुछ करने वाले हैं, दिल्ली में सम्मान समारोह में भी मेसी हिस्सा लेंगे। महाराष्ट्र में अटगांव रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हो गया है। पुराने टिकट कार्यालय को गिराते वक्त मजदूरों पर सीढ़ी गिर गई। हादसे में एक मजदूर की मौत की जानकारी है जबकि एक मजदूर घायल बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल यहां पर बन गया। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य यहां पर शुरू किया गया। मलबे का ढेर नजर आ रहा है। ये जो तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के अटगांव रेलवे स्टेशन की बताई जा रही है। दिल्ली के कालकाजी से सनसनीखेज खबर आई है सामने। एक ही परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली। घर के अंदर फंदे से लटका हुआ मां और 2 बेटों का शव बरामद हुआ है। मौके से सुसाइड नोट भी मिला है। लंबे वक्त से तनाव में था पूरा परिवार और माना जा रहा है कि डिप्रेशन की वजह से ही ये कदम उठाया गया। मां और 2 बेटों के फांसी के फंदे से लटके हुए ये शव बरामद हुए हैं। सनसनीखेज वारदात ये सामने आई है कालकाजी से, जहां पर एक ही परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली। हालांकि पुलिस तफ्तीश कर रही है। दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी इलाके में एक बेहद दर्दनाक और हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने आत्महत्या कर ली। इस वक्त तस्वीरें मैं आपको कालकाजी के उसी घर से दिखा रही हूं। 3rd फ्लोर की तस्वीरें देखिए जहां पर यह हादसा हुआ। और आपको बता दें कि ये हादसा जो है वो दोपहर को हुआ और उस वक्त पुलिस को जानकारी 2:45 बजे के करीब एक पीसीआर कॉल के जरिए मिली। जानकारी देने वाले कोर्ट के अधिकारी और स्थानीय पुलिसकर्मी थे जो कि घर पर कोर्ट के कागज लेकर पहुंचे थे। घर को खाली कराने का उनका मकसद था, लेकिन कई बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसके बाद डुप्लीकेट चाबी से घर के अंदर प्रवेश किया गया। अंदर प्रवेश करने पर बेहद भयावह तस्वीरें सभी के होश उड़ा देती हैं। ऐसा नजर आता है कि अनुराधा कपूर, उनके बड़े बेटे आशीष कपूर और उनके छोटे बेटे चैतन्य कपूर वो छत के पंखे से लटके हुए दिखाई देते हैं। मौके पर से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जिसमें परिवार ने लंबे समय से डिप्रेशन से जूझने का जिक्र किया है। शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि जो मानसिक तनाव है उसी के वजह से परिवार को ये एक्सट्रीम कदम उठाना पड़ा। पुलिस ने फिलहाल तीनों शवों को एम्स की मॉर्चरी में भेज दिया
लिया है और फिलहाल घटना की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है और पता किया जा रहा है, ज़्यादा जानकारियां परिवार के बारे में जुटाई जा रही हैं। ये जानकारी भी हमें आसपास के लोगों से बात करके मिली है कि परिवार की अनुराधा कपूर यानी कि जो महिला 52 साल की हैं, उन्होंने करीबन 1 महीने पहले आत्महत्या करने की पहले भी कोशिश की थी अपने हाथ की नस काटने के बाद, लेकिन उसमें वो असफल रही थी। और आज जो हुआ जिसमें तीनों यानी कि पूरा परिवार एक साथ अपनी जान गंवा जाता है, आत्महत्या कर लेता है, अपने आप में डिप्रेशन जैसी बड़ी बीमारी को लेकर भी गंभीर सवाल देश की राजधानी में खड़े करते हैं। और आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश के सीहोर की, जहां पर सड़क हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर स्थिति में उन्हें भोपाल भेजा गया, लेकिन इलाज के दौरान एक घायल व्यक्ति की मौत हो गई। थार ने टक्कर इतनी जोरदार मारी कि बाइक सवार सड़क पर बिखर गए। वहां मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे और उन्हें उठाकर सड़क के किनारे लिया। एक महिला सब इंस्पेक्टर की थार से बाइक सवार की टक्कर हुई थी। हादसे के बाद पता चला कि इस महिला सब इंस्पेक्टर की थार की चपेट में सबसे पहले कंबल बेचने वाले आए। दोनों सड़क किनारे कंबल बेच रहे थे। उसके बाद बाइक में टक्कर लगी और बाइक पर बैठे दोनों व्यक्ति सड़क पर गिर गए। थार अनियंत्रित होकर सड़क की पटरी से उतरकर गड्ढे में चली गई। मामला सीहोर के बिल्किसगंज चौराहे का है। थार वहां के आष्टा थाने में तैनात एसआई किरण राजपूत चला रही थी। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में एसआई किरण राजपूत के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में ठगी करने वाले शातिर गैंग का पर्दाफाश किया गया। पैसा दोगुना करने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का हुआ है भंडाफोड़। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने गिरोह के 6 मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया है। 5 लाख से ज्यादा कैश और 2 लग्जरी कार्स भी बरामद इनके पास से की गई है। बड़ी कार्रवाई यहां पर पुलिस ने की है और एक शातिर गैंग का पर्दाफाश किया गया है। ये जो गैंग है वो लोगों को पैसा दोगुना करने का लालच देकर उनके साथ ठगी कर रहा था। गोवा अग्निकांड के गुनहगार लूथरा ब्रदर्स जल्द ही भारत आएंगे। उन्हें बैंकॉक के इमिग्रेशन ब्यूरो के डिटेंशन सेंटर में इस वक्त रखा गया है, जहां से एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा ने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है और बताया कि दोनों कब भारत आएंगे। देखिए। नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स की गिरफ्तारी के बाद की ये तस्वीर है। गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा जो है इस वक्त इसी इमिग्रेशन ब्यूरो के अंदर एक डिटेंशन सेंटर बना हुआ है, वहां पर दोनों मौजूद हैं। दोनों को भारत लाने के लिए एजेंसियां कागजात तैयार कराने में जुटी हैं। भारत लाने में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि दोनों का जो पासपोर्ट है वो रद्द हो चुका है। ऐसे में एक इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया जाता है, जो अभी तक नहीं हो पाया है। तो ऐसे में सवाल है कि लूथरा ब्रदर्स भारत कब आएंगे? कागजात तैयार करने में और कितना वक्त लग सकता है? दरअसल शनिवार और रविवार के दिन बैंकॉक के ऑफिस बंद रहते हैं। ऐसे में लूथरा ब्रदर्स का सोमवार से पहले आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन अधिकारियों से ये भी जानकारी मिली है कि कुछ स्पेशल केसेस में सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। लेकिन बैंकॉक के अधिकारी लूथरा ब्रदर्स केस को स्पेशल कैटेगरी में रखेंगे, तभी सोमवार से पहले उन्हें भारत लाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन से घबराए नक्सली। सुकमा पुलिस के सामने 10 खूंखार नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 33 लाख के इनामी 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 5 महिला नक्सली और 5 पुरुष नक्सली हैं, जिन्होंने सरेंडर कर दिया है, आत्मसमर्पण कर दिया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है, जिससे नक्सली घबराए हुए हैं और लगातार उनके सरेंडर करने की खबर सामने आ रही है। सुकमा पुलिस के सामने 10 खूंखार नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पर 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही सियासी धर्मयुद्ध यहां पर शुरू हो चुका है और उसकी शुरुआत टीएमसी से निकाले गए हुमायूं कबीर ने की। अयोध्या जैसी बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई और अब बंगाल में राम मंदिर बनाने की मांग भी तेज हो गई है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने के बाद कोलकाता में राम मंदिर बनाने का ऐलान किया गया। सॉल्ट लेक इलाके में राम मंदिर की मांग वाले पोस्टर्स लगाए गए। विधाननगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया समेत कई जगहों पर ऐसे बैनर लगे हैं। यही नहीं, सॉल्ट लेक में राम मंदिर के लिए लोगों से 1 रुपए का चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। 26 मार्च को रामनवमी के दिन मंदिर का शिलान्यास होगा और काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने दावा किया कि राम मंदिर के साथ स्कूल, हॉस्पिटल और ओल्ड एज होम भी बनाए जाएंगे। भूमि पूजन एवं शिलान्यास আমরা করব
আগামী 26শে মার্চ রামনবমীর দিন সকাল 10টায়। संजय पायरा का दावा है कि जगह की कोई कमी नहीं होगी। कई लोगों ने जमीन देने का आश्वासन दिया है। जल्द ही जमीन और जगह के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। दावा किया जा रहा है कि सॉल्ट लेक में राम मंदिर 4 बीघा में बनाया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी के शिलान्यास के बाद पहले शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे और बाबरी की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर के साथ हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने वहां पर नमाज पढ़ी। कूद पड़े। वलसाड़ में कैलाश रोड पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक निर्माणाधीन पुल का एक बड़ा हिस्सा ढह गया और जब यह हादसा हुआ तब साइट पर कई मजदूर काम कर रहे थे। पुल का गिरा हुआ हिस्सा बताने के लिए काफी है कि हादसा कितना भयानक रहा होगा। सुबह करीब 9 बजे ये हादसा हुआ और इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जब पुल गिरा तब वहां 100 से ज्यादा मजदूर निर्माण के काम में लगे थे, जिसमें से 4 मजदूर पुल के मलबे में दब गए, जिन्हें गंभीर चोट आई है। ये पुल वलसाड़ के कैलाश रोड पर औरंगा नदी के ऊपर बन रहा था। पुल के 2 पिलर के बीच बन रहा प्लेटफॉर्म ढह गया। वहीं कोलकाता में गीता पाठ के दौरान नॉनवेज बेचने वालों से हुई मारपीट मामले में आरोपियों को जमानत मिल गई है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर अब सियासत भी गर्मा गई, क्योंकि ममता बनर्जी ने गिरफ्तारी का क्रेडिट लेते हुए कहा था, एक और जहां ममता बनर्जी यूपी पर तंज कसते हुए बंगाल में अच्छी कानून व्यवस्था का दावा कर रही हैं, तो वहीं बीजेपी उन आरोपियों का स्वागत करती दिखी जिन पर गीता पाठ के दौरान 2 दुकानदारों पर मारपीट का आरोप है। तीनों को जमानत मिलने पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी खुशी जताई और बंगाल की मुख्यमंत्री पर निशाना भी साधा। सीधा बताया, मैं अरेस्ट करा दिया। ये चीफ मिनिस्टर, पुलिस मिनिस्टर का इस तरीके से बात गैर कानूनी है, ये नहीं बोल सकती है। और पुलिस का जो कार्रवाई हुआ है टोटल इलीगल हुआ है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने गीता पाठ में मारपीट का जिक्र करते हुए बीजेपी को चेतावनी दी और बंगाल के लोगों से कहा कि बीजेपी मांसाहार पर प्रतिबंध लगाना चाहती है और वो ऐसा नहीं होने देंगी। लेकिन ये बंगाल है, उत्तर प्रदेश नहीं वाले तंज से यूपी में सियासत गर्मा गई है। और बीजेपी सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। ममता जी ने अराजकता की जो चरम सीमा थी बंगाल में, उसको पार कर चुकी है। वो अब उनके शासन का जो दौर है वो अंतिम सांसें ले रहा है। गीता पाठ के दौरान मारपीट के तीनों आरोपियों के खिलाफ एक्शन को बीजेपी ने सनातन का अपमान करने की कोशिश बताया और दावा किया कि जल्द बंगाल में भी सनातनी परचम लहराएगा। ये चेतावनी है कि हमारी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की लहर बंगाल पहुंच रही है और आपने जो उसको छुपा के रखा है, डरा के रखा है, भगा के रखा है, वो सब चीज अब छिन्न भिन्न होने वाली है। जो भी हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। बीजेपी के ऐसे बयानों पर टीएमसी ने भी सांप्रदायिक राजनीति का आरोप लगाते हुए पलटवार किया। बीजेपी के जो नेता है वो नींद से उनकी जब आँख खुलती है तब वो ममता बनर्जी को गाली देते हैं, वो जब सोने जाते हैं तब भी वो ममता बनर्जी और टीएमसी को गाली देते हैं। बंगाल कैसे चलेगा उसका पाठ हम बीजेपी से नहीं पढ़ेंगे।
बात कर लेते हैं अब राजस्थान की, जहां के सीकर की कृषि उपज मंडी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक साथ 15 दुकानों के ताले टूटे मिले। ऐसे में चोरों ने लाखों रुपए की नकदी, सामान और चेकबुक पर हाथ साफ कर दिया, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें 3 नकाबपोश चोर इस घटना को अंजाम देते नजर आए। एक दुकान में दाखिल हुए आरोपियों ने पहले वहां रखे सामान को एक बोरी में रखा और फिर काफी कोशिश के बाद अलमारी के दरवाजे को तोड़कर उसमें रखे रुपए और दूसरा सामान लेकर फरार हो गए। इस घटना के बाद व्यापारियों में काफी आक्रोश नजर आया। जब तक इन चोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक मंडी में व्यापार स्थगित रखा जाएगा। व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लगाया।